जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो 6 से 8 वाला साइंस का पोर्शन है, जो पेपर हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ की पॉइंट निकल के आएंगे, उसको हमें नोट डाउन करना है और जो साथ ही में आंसर को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और टिक करते हुए चलेंगे। जो पेपर कैंसिल हुआ है, संभवतः कुछ सवाल मिल सकते हैं। जैसे अभी देखिए, ये जो सवाल पूछा गया है, आगत एवं निर्गत शिराएं मिलती हैं, तो कहाँ मिलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये बीपीएससी 69 में बीपीएससी में ये सवाल हूबहू पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल उठा के पूछ दिया है। और अगर मैं दिखाऊं कि डायरेक्ट सवाल कहाँ से बनते हैं, तो ये देखिए, यहाँ से पूछा गया है सवाल। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सवाल उठा के पूछ देता है। ये वाला सवाल देखिए, 135 नंबर सवाल, ये भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 132 नंबर सवाल पूछा गया है, उसके बाद 133 नंबर सवाल पूछा गया है। ये सब रिपीटेड सवाल हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो आप लोगों को 138 वाला नंबर सवाल जो है, ये आप लगा सकते थे अच्छे से। उसके बाद फिर ये 141 नंबर सवाल, ये भी रिपीटेड सवाल है। जो लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ फंसा हुआ है, दरअसल आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाइए, किताबों से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं वही सब पढ़ाते हैं, और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक एक सवाल हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको देखते हुए चलेंगे। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप 17वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं या 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उसको देने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। या फिर आप एस्टेट देने जा रहे हैं अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग 111 नंबर सवाल से, ये साइंस का पोर्शन है, वहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 111 नंबर सवाल कह रहा है, एक मिनट की, कह रहा है आगत एवं निर्गत शिराएं मिलती हैं हृदय में, यकृत में, केंद्रीय नर्वस सिस्टम में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, वो क्या हो गई? सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय नर्वस सिस्टम पे आगत एवं निर्गत शिराएं मिलती हैं। यकृत की बात अगर हम कर लेते हैं, यकृत को लीवर कहा जाता है। लीवर, लीवर से महत्वपूर्ण सवाल क्या बनते हैं? लीवर, सबसे पहला पॉइंट ये है, लीवर जो होता है, यकृत की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूछेगा सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सॉरी, हृदय पे हम लिख रहे हैं। यकृत की बात अगर हम करेंगे, पहले यकृत की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है, या लीवर इसी को कहा जाता है। और आपको पता होगा कि पित्तरस जो बनता है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, 2 पॉइंट हमने देख लिया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पित्तरस है, यानी कि बाइल जूस जिसे कहते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ध्यान देना है कि जो पाचक रस है, क्या ये पाचन में, जो बाइल जूस है, पाचन में सहायता करता है? पायसीकरण में सहायता करता है, पाचन में सहायता नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी पूछा गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, तीसरी बात करें अगर हम लीवर की, तो ये भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वैसे तो बोन मैरो में होता है आरबीसी का निर्माण, लेकिन जो भ्रूणीय अवस्था में अगर हम बात करें तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। उसके बाद चौथी अगर हम बात करें, चौथी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। हिपैरिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। उसके बाद पांचवी अगर बात कर ले हम लोग, पांचवी महत्वपूर्ण बात है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और छठवीं महत्वपूर्ण बात अगर हम इससे कर लेते हैं, तो ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है। 6 बातें हमने यकृत से देखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट से सवाल पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है भैया? रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, रतौंधी जो होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो गाजर से।
कहाँ से पूछा गया है कई बार। गाजर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन सी की बात करें तो स्कार्बिक एसिड होता है, स्कार्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम स्कार्बिक एसिड। ये कहाँ से सर्वाधिक मात्रा में? आंवले से प्राप्त होता है। आंवले से सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी का प्रयोग होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर कहीं पे कट जाता है या फिर कह सकते हैं कि जो खून का थक्का बनने में किसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। याद रखिएगा, ये 3-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है? सवाल समझिएगा थोड़ा सा। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त हो रही है कहाँ पे? श्वसन, निरसन, मल त्याग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, आपने देखा होगा श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एक सवाल पूछा गया था टीआरई 2.0 में, आरक्यू पूछा गया था। आरक्यू पूछा गया था, इसका मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे इनटेक ऑफ, आउटटेक ऑफ CO2, इनटेक ऑफ O2, ऑक्सीजन। ये जो है आरक्यू का मतलब होता है, और यही ऑप्शन में था, यही आंसर सही होना चाहिए था। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मिलती है हमें, कहाँ से मिलती है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उस प्रक्रिया में आपने पढ़ा होगा श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। एक ग्लाइकोलिसिस होता है, एक क्रेब्स साइकिल होता है, उसमें पूरी होती है, और हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, वही पूछ रहा है। एटीपी का नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कहाँ से मिलता है ऊर्जा? श्वसन से। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए, इतना बढ़िया सवाल पूछा गया था, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? क्या फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वायरल डिजीज है भैया, सर्दी जुकाम। क्या कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है। आप लोग बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन तीनों से होने वाले जो बीमारियां हैं महत्वपूर्ण, उनको आप लोग याद रख लीजिए। जैसे ये सवाल पूछा गया है कि सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। वायरस के कारण होता है सर्दी और जुकाम। अच्छा भैया, सर्दी जुकाम अगर इसके कारण होता है तो और कौन कौन सी बीमारी होती है? तो 5-6 बीमारियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे एड्स हो गया, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण क्या होता है? पोलियो होता है। इन्फ्लुएंजा, जुकाम की बात करता है, सर्दी जुकाम, इसी को कहा जाता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इसी को कहा जाता है सर्दी जुकाम। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। चेचक पूछा जाता है, चेचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा, इंपॉर्टेंट है खसरा, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। खसरा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। उसके बाद वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये भी पूछा जाता है। रेबीज पूछा जाता है, रेबीज। रेबीज किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। जब कुत्ता काट लेता है तो उसको जल के आसपास नहीं जाने देना चाहिए, हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। वर्ल्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। चिकनगुनिया पूछा जाता है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया पूछा जाता है। और क्या है? हेपेटाइटिस, बहुत पूछा जाता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और क्या पूछा जाता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस, मम्स, रेबीज, हर्पीज, गलसुआ, ये सब किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं।
इंपॉर्टेंट है सारे, आप लोग एक जगह लिस्ट बना के रख लीजिए, यहीं से सवाल पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको भी आप लोग याद रख लीजिए। जैसे टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, तीनों एक साथ याद रखिए, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी। उसके बाद प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, सिफिलिस और गोनोरिया। फिर से एक बार रिपीट करते रहें, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, सिफिलिस, गोनोरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करें, टिटनेस किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम टिटाइनी के द्वारा। हैजा किसके कारण होता है, या कालरा इसी को कहते हैं। हैजा बहुत कंफ्यूज करता है, चाहे हैजा कहे या कालरा कहे, तो किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सी बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड किसके कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी, इंपॉर्टेंट है। टीबी किसके कारण पूछा जाता है कि टीबी किस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कहाँ गया हो, 115 नंबर सवाल। 115 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फिजिक्स का सवाल है। देखिए साधारण सा सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। कान के ड्रम का कंपन निम्न में से किसके द्वारा होता है, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा 5 ऑप्शन है तो कह रहा है कान के ड्रम का कंपन, कान के पर्दे की बात हो रही है कि किसके कारण होता है, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जब हमारे कानों के पर्दे पर पड़ती हैं तो कंपन होता है। तो कंपन होता है तो वही ध्वनि जो है मस्तिष्क में, जो हमारी मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जाती है और वहां से जो है हमें ये सूचना मिलती है कि हाँ कोई तरंग या कोई ध्वनि आ रही है, उसी के द्वारा हम लोग इसको सुन पाते हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सबसे तेज ध्वनि तरंगे कहाँ चलती हैं, तो सबसे तेज चलती हैं ठोस में, ठोस में, फिर द्रव में, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर गैस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। सबसे ज्यादा पूछेगा ध्वनि तरंगे किसमें, सबसे ज्यादा तीव्रता किसमें है, ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। और प्रकाश तरंगों की बात कर लेते हैं। प्रकाश तरंगे सबसे तेज कहाँ चलती हैं, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश तरंगे सबसे ज्यादा तेज होती हैं, वहां इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में सबसे तेज चलती हैं, उसके बाद फिर द्रव में, सॉरी, उसके बाद फिर गैस में, उसके बाद फिर द्रव में, फिर लास्ट में ठोस में। इसका उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे तेज ध्वनि तरंगे ठोस में, प्रकाश तरंगे सबसे ज्यादा तेज निर्वात में। ठोस तरंगों का क्रम अगर मिलाने को दे दे तो ठोस, द्रव, गैस स्पीड है, और प्रकाश की निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। जिसका सघनता ज्यादा होगी, प्रकाश की तरंगे वहां कम होंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, दृश्य प्रकाश है, और माइक्रोवेव है ना। तो इन सबको याद रखिए। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें अगर हम, तो चैप्टर सबसे जो फेवरेट रहा है बीपीएससी का, प्रकाश, ध्वनि और विद्युत और चुंबकत्व, ये तीन चार चैप्टर हैं फिजिक्स से, काफी इंपॉर्टेंट हैं। हर बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर में 4-5 सवाल इन्हीं तीनों चारों चैप्टरों से आए हैं, कम से कम 5-6 सवाल। अब देखिए ये क्या सवाल कह रहा है, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, क्लोरोफिल है, रक्त है, हीमोग्लोबिन है। श्वसन रंजक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। कैसे भैया श्वसन रंजक है, जब आप देखेंगे आरबीसी होता है, आरबीसी क्या करता है कि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसी करता है, और एक प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है,
आरबीसी के साथ जब हम स्मोक वगैरह करते हैं तो ये आरबीसी के साथ बाइंडिंग बड़ी तेजी से बना लेता है, बड़ी तेजी से बाइंडिंग बना लेता है। किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी के साथ काफी तेजी से बाइंडिंग बना लेता है और क्या करता है कि उसमें श्वसन क्रिया बाधित होती है और हमारी सांस फूलने लगती है। आप लोग देखे होंगे, अगर सामान्य जीवन बीता है तो जहाँ पे धुआं वगैरह रहता है वहां पे आप 2 मिनट नहीं टिक सकते। उसके पीछे कारण है कि धुएं से निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और आरबीसी में ये जाके बाइंडिंग बना देती है और हमारी सांस फूलने लगती है। हीमोग्लोबिन की बात हो गई। रक्त की बात कर लेते हैं। रक्त में 2 पार्ट होते हैं। रक्त में एक प्लाज्मा होता है जिसका 70 से 90% भाग पानी होता है। क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है, पत्तियां इसी के कारण हरी होती हैं। हरी होती हैं। जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो हरी किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल जो होता है वो हरा किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। एक सवाल पूछा गया था बीपीएससी में ही कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल में प्रेजेंट नहीं होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक था, क्या था? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम तो ये कैल्शियम नहीं पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। और मैग्नीशियम भी पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम के कारण ही क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो हरा दिखाई देता है और पत्तियां जो हरी दिखाई देती है वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। चलिए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल के ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिरा, केशिका, धमनी, निम्नलिखित एक से अधिक, एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, धमनी होगा भैया, है ना। धमनियां क्या करती हैं? धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त बहता है। क्या है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देनी है, अगर धमनियों में जनरली शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी है पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी कहा जाता है, उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं में जो होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है, ये ध्यान देना है। धमनियों में कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ये धमनियां जो होती हैं काफी मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से धसी होती हैं और मोटी होती हैं। यही पूछ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं भैया। विटामिन से सवाल पूछा है इसमें। विटामिन बी 12 भी पूछ दिया है। अभी देखा था हमने, विटामिन ए बी सी के पूछा है, विटामिन बी 12 पूछा है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालमिन है, थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? विटामिन बी 12 इसका नाम है कोबालमिन। वैसे तो साइनो कोबालमिन कहा जाता है, लेकिन इसमें शॉर्ट में दिया है कोबालमिन, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? कोबालमिन। अगर हम बात कर लेते हैं, थाइमिन किसका नाम है और राइबोफ्लेविन किसका नाम है? थाइमिन विटामिन विटामिन बी 2। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी 1 थाइमिन, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 3 और विटामिन बी 5 पेंटाथाइमिन। अगर पूछे आपसे विटामिन ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन है। अच्छा भैया, अगर ये विटामिन है तो इसमें जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? ये आपसे पूछा जाता है सवाल। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो, जैसे देखिए, जल जल 2 शब्द है, तो बी और सी, बी और सी किसमें घुलनशील है? बी और सी
जल में घुलनशील विटामिन है। और अगर पूछे वसा में घुलनशील विटामिन तो एडाक, ADEK, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन BC, वसा में घुलनशील विटामिन ADE और K। ये भी सवाल पूछा जाता है। पूछा जाए सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी जो है सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, सी है। लेकिन अगर पूछे प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा विटामिन प्राप्त किया गया, तो विटामिन बी है। ये दोनों जल में जो घुलनशील विटामिन है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी और प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला विटामिन बी पूछा गया है एग्जाम में, और याद रखिए। तो हमने देखा कोबालमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। विटामिन ए से अगर कई सवाल पूछे जाते हैं, अभी देखा था हमने विटामिन ए रेटिनॉल, क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। इससे क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इससे रतौंधी होता है, आंख की बीमारी है, और जेरोप्थेल्मिया भी होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। और अगर हम बात करें विटामिन बी, सॉरी थायमिन की बात करें, तो थायमिन किसका नाम है, थायमिन विटामिन B1 है। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है। थायमिन, इससे रोग कौन सा होता है पूछा जाता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरी बेरी। विटामिन B1 थायमिन, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राइबोफ्लेविन की, राइबोफ्लेविन B2 है, B2 है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका, B2, किसका, राइबोफ्लेविन। विटामिन सी हमने देखा स्कार्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, और के जो होता है, विटामिन के का क्या नाम है, विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का क्या नाम है, थाइलोक्यूनिन, थाइलोक्यूनिन या नेप्थोक्यूनिन भी कहा जाता है इसे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। अभी देखिए विटामिन से ये हम लोग कौन सा सवाल देख रहे हैं, तीसरा सवाल देख रहे हैं इसी में, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, केला है, मछली का तेल है, चीनी है। तो बी इज द राइट आंसर। मछली का तेल जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सॉरी 120 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है, गर्म खून का है, दादुर, मगरमच्छ, कबूतर, एक से अधिक, एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, सी इज द राइट आंसर। कबूतर जो है वो गर्म खून वाला है, वार्म ब्लेडेड कहा जाता है, वार्म ब्लेडेड। कौन सा है, कबूतर। जैसे हमने देखा होगा जब हम वर्टिब्रेट पढ़ेंगे तो पीसी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल, ये 5 होते हैं। पीसी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एप्स और मैमल्स। पीसी मतलब मत्स्य, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, एप्स मतलब पक्षी, एम्स मतलब मैमल्स। तो इसमें जो होता है पीसी, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। एप्स और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लेडेड है, ये कोल्ड ब्लेडेड है, ये वार्म ब्लेडेड है, ये वार्म ब्लेडेड है। तो दादुर की बात करें तो दादुर एक मेढक का प्रकार है, मेढक में ही आता है ना। तो ये एम्फीबियंस में आते हैं दादुर। मगरमच्छ, मगरमच्छ किस में है, तो रेप्टाइल्स में है। तो हमने देखा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स किस में है, कोल्ड ब्लेडेड। गर्म खून की बात कर रहा है, वार्म ब्लेडेड की, तो इसमें पक्षी कौन है, कबूतर। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। क्या कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च तीखा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। उसके बाद लाइकोपीन किस में होता है, लाइकोपीन टमाटर में होता है, टमाटर में होता है। कैरोटीन गाजर में होता है या चुकंदर में होता है,
गाजर में होता है। देख लीजिएगा आप लोग, कैरोटीन गाजर या चुकंदर में होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, कुछ लोग इसको समझ के अगर सवाल किए होंगे तो मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्स अच्छा होगा। कह रहा है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनी फिक्सेशन, डी नाइट्रिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, डी नाइट्रिफिकेशन होता है। घबराइए मत, समझिए, मुंह मत बनाया करिए हमेशा। समझना ये है कि जब हम नाइट्रोजन को इसमें बदलते हैं नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, जब हम इन्वायरमेंट के जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में जब बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, यानी कि रिवर्स हो रहा है ये प्रक्रिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जब इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाए तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रोजन चक्र जब आप पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ेंगे तो इसमें ये चीजें मिलेंगी आपको। तो ये महत्वपूर्ण है, और काफी लोग सवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके आए हैं, जो कि गलत है। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो आरएनए, क्रोमोसोम, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सवाल का जो सही आंसर है वो क्या होगा? जीन जो होता है वो डीएनए का भाग है। कौन? जीन। तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन जो है सूचना देता है कि प्रोटीन का निर्माण करना है भैया, कौन सी प्रोटीन का निर्माण करना है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं? ये डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाया गया है डीएनए का, वाटसन एंड क्रिक ने बनाया है। लेकिन डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने नहीं की है, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जाता है। क्रोमोसोम की बात करते हैं, वाल्डेयर नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्रोमोसोम की खोज की है। जीन से एक सवाल पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जंपिंग जीन का क्या मतलब होता है? जंपिंग जीन का क्या मतलब होता है? चलिए 124 नंबर सवाल पूछ रहा है, माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माता पिता से आनुवांशिकी से सवाल पूछा है, देखिए इसने। माता पिता से संतति में पहुंचने वाली लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या जीन कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता से जो लक्षण जो है बच्चों में पहुंचते हैं उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। किसके कारण पहुंचते हैं? तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो माता पिता से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं बच्चों में, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हुए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्हीं को जो है आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिजिक्स के सवाल हैं, थोड़ा तेजी से करेंगे हम सवालों को। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम संहति का पिंड है, पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 न्यूटन, 1 न्यूटन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, 9.8 न्यूटन है। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जो जीन है वो पैदा किया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ओपीरिन द्वारा,
मेघनाथ शाह द्वारा, हरगोविंद खुराना द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये भी रिपीटेड सवाल है भैया, हरगोविंद खुराना के द्वारा कृत्रिम जीन को बनाया गया था। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्टिक इफेक्ट की बात कर रहा है ये। एक होता है फोटोवोल्टिक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी थी? क्या थॉमस कीबल ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, एडमंड बेकरल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। एडमंड बेकरल ने दी है फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा। सबसे पहले किसने दी है? तो एडमंड बेकरल ने दी। प्रकाश विद्युत प्रभाव थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स में, काफी फेवरेट टॉपिक रहा है। कह रहा है मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? ये करंट अफेयर का सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंच सरकार ने किया था। बी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर का वैसे कोई मतलब है नहीं। ईएनटी विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण होगा इसमें आंसर। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने दिया था? ये क्या सवाल है भैया? किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? अच्छा, किससे दिया जाता है? तो ये इक्वेशन है फिजिक्स का। देखिए इसमें क्या बता रहा है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, पता नहीं क्या होता रहता है। चलिए यार, इसको देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है, यहां से पिछली बार टीआरई 1 में भी सवाल पूछा गया, टीआरई 2 में पूछा गया, टीआरई 3 में भी पूछा गया। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। तो किससे दिया जाता है? तो R इक्वल टू बी अपॉन आई होता है। R इक्वल टू बी अपॉन आई होता है। प्रतिरोध का जब हम सूत्र निकालेंगे तो यही मिलेगा, R इक्वल टू बी अपॉन आई। पूछा जाता है कि जो अर्धचालक हैं, अगर हम चालक का ताप बढ़ाएंगे, चालक पदार्थ है, उसका हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है, लेकिन चालकता उसकी घटती है। पहली बात। 3 बातें यहां से ध्यान रखनी। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, वो बढ़ता है। लेकिन चालकता की बात करें, चालकता इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, चालकता घटती है। चालक पदार्थों की बात कर रहा है ना। चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, ये चालक की बात कर लेते हैं, चालक, और यहां बात कर लेते हैं अर्धचालक की बात करें। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है और चालकता उसकी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। ये सवाल टीआरई 1 में पूछा गया है और टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया है। अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है और चालकता बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा इसको, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गति का समीकरण पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, v इक्वल टू u प्लस AT। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा भैया, कह रहा है कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है?
तो जब गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में जब बदलाव होगा तो घर्षण बल के कारण होगा। मान लेते हैं कि आप कोई पिंड है, उसको अगर ऐसे रोड पे लेके चलेंगे तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो रही है, घर्षण लगेगा तो यहाँ से गतिज अगर ये चलेगा, मूव करेगा तो यहाँ गतिज ऊर्जा हो रही है और यहाँ भी ऊष्मा जो है, ऊष्मा निष्कासित होगी। इस वजह से किसमें, इसमें घर्षण भी लग रहा है, तो ये गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में जो है परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में कहाँ परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कहाँ परिवर्तन होता है। आप लोग एग्जाम्पल अगर संभव हो तो बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है जब आप किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 133 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है, क्या वो यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, मांसपेशीय ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, वो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। पूछा जाता है जो बड़े बड़े डैम होते हैं, उस जो जल भरा होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिसके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में कितना कार्य करेगा। तो 16 पंचे 80 जूल, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। क्या 1/4 रह जाएगा, दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ये 1/4 रह जाएगा। ये सवाल पूछा गया है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है वो एग्जाम कौन सा था। ये भी सवाल रिपीटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 135 नंबर सवाल का ए आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है यम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r की त्रिज्या की कक्षा में ले जाने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 2r की त्रिज्या से 3r की त्रिज्या में अगर हम लेके जाएंगे तो इसमें जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, GMM बटे 6r। यहाँ 2 3 6 होगा, ये 12 नहीं होगा भैया, 6 होगा, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, P इक्वल टू 2/3E। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। चूने का पानी, नींबू का रस और मानव रक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके कहा जाता है और यह है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नींबू का रस सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड नहीं है, गलत लिखा गया। मानव रक्त, मानव रक्त क्या है भैया, तो ये पूछ रहा है स्वभाव से अम्लीय है, तो मानव रक्त तो क्षारीय होता है, पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। नींबू का रस अम्लीय होता है, पीएच मान 2 दशमलव समथिंग होता है। चूने का पानी क्या है भैया, तो ये जो है क्षारीय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सॉरी, इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी ही होगा। हाँ सही है, बी इज द राइट आंसर। नींबू का रस, चूने का पानी तो क्या है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय है। मानव का रक्त क्षारीय होता है, आप लोग जानते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अम्ल क्षार और लवण से सवाल कई बार पूछे गए हैं, टीआरई 1 में भी, 2 में और 3 में भी पूछे गए। संभावना है आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है इसे, या निष्प्रभावीकरण। अम्ल और क्षार जब हम मिलाएंगे, अम्ल और क्षार, तो ये क्या देगा, लवण और जल बनाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया होता है या निष्प्रभावी प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है।
एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कौन करेगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा? क्योंकि स्टेबिलिटी सबको चाहिए लाइफ में, तो ये स्टेबिलिटी के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागते या ग्रहण करते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? तो कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का होता है 20, पोटेशियम का होता है 19, सोडियम का होता है 11, कितना? 11। तो हमने देखा 2, 8, 8 2 10, इसका देख लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। 2 8 8 2 10, 1, लास्ट में 1 बच रहा है, यही त्यागेगा। और 19 में 2 8 8 8 8 16, 2 18, एक यहाँ भी बचा 19, यहाँ है 2 8 8 8 8 16, 2 18, और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, एक से अधिक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ये पूछा जाता है कि कई बार फूंक मारने से, चूने के पानी में फूंक मारने से जो है वो दुधिया हो जाता है, किस कारण से होता है? वही सवाल पूछ रहा है, चूने के पानी को दुधिया कौन कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये सवाल भी रिपीटेड है, किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, सोना होगा। क्या होगा? सोना है। आपने देखा होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज है, सोने को बहुत लास्ट में रखा गया है, ना ये जल के साथ क्रिया करता है, ना मॉइस्चर के साथ क्रिया करता है, इसी वजह से ये सुरक्षित रखा जाता है। ये किसी के साथ क्रिया करता ही नहीं है जल्दी। तांबा जो है इसे कॉपर कहा जाता है। ये इसमें तांबा और जस्ते को मिला के, तांबा और जस्ते को मिला के क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ऊष्मा निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या ऊष्मा छेपी है, अनु उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, ऊष्मा छेपी है? ऊष्मा निष्कासन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मा छेपी रिएक्शन कहते हैं जिसमें हम जो है कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ऊष्मा जो है निकलती है। जैसे हम लोग भोजन शोषण करते हैं, शोषण क्या है? ऊष्मा छेपी रिएक्शन है। क्या है? ऊष्मा छेपी रिएक्शन है। उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होता है? उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसको जो है हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे उत्क्रमणीय कहा जाता है। अनुत्क्रमणीय मतलब जो एक बार बन गया फिर दोबारा से उसको अगर हम बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। उत्क्रमणीय में जैसे जल है, जल से बर्फ बन गया, फिर बर्फ को पिघलाएंगे तो जल बन जाएगा, ये है उत्क्रमणीय। जैसे कोयले को जला करके हम राख बना लेते हैं, तो क्या राख से फिर से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये उसके बाद अगला सवाल है 144 नंबर। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक है, तोड़ने के लिए कह रहा है। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना होता है भोजन को। क्या पाचक एंजाइम है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हार्मोन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? 144 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो भोजन को ब्रेक डाउन उत्प्रेरक की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा है? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए भोजन को। वैसे HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब देखिए आयोग क्या आंसर मानता है, वैसे क्या मानेगा? पेपर आउट हो गया है। हार्मोन तो नहीं है, हार्मोन नहीं है, थोड़ा सा डाउट है इसमें HCl में। आप लोग कमेंट करिएगा, क्या भोजन जो है HCl जो है भोजन को तोड़ने का तो काम करता है, लेकिन ये जो है वैसे इसका जो सटीक आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है वही पूछ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को एक बात जाननी चाहिए कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है उससे उसके और कौन कौन से सवाल बनते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट से कौन कौन से सवाल बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल। तो 4-5 पॉइंट है, अगर आप लोग चाहें तो उसको एक जगह नोट कर सकते हैं
किसको? सिल्वर से संबंधित। पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा कलर देता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सफेद होगा। ए इज द राइट आंसर। क्या होता है भैया? सफेद होता है सिल्वर ब्रोमाइड का रंग। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि 2Ag Br अगर हम लेते हैं 2Ag Br प्रकाशीय अपक्रिया कराएंगे। यहाँ प्रकाश की बात कर लेते हैं, तो ये बनाता है 2Ag प्लस Br बनाता है। Br कैसा होता है? लाल वाष्प होता है और जो Ag है वो ग्रे होता है और ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सफेद होता है। चलिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड भी है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? श्वेत और श्याम जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है या फिर इसमें कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम वर्षा में कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए, ये जो सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है? किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? एरोसॉल, पायस, जेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? द्रव से द्रव में। तो इसका जो राइट आंसर है वो पायस होगा। क्या होगा? पायस होगा। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इमल्सन। इमल्सन कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? दूध। कृत्रिम पूछे तो पेंट। इमल्सिफिकेशन जो होता है या पायस जो होता है वो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दूध, पायसीकरण का। इसमें क्या होता है? जब हम द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो इमल्सन होता है। एरोसॉल पूछा जाता है। एरोसॉल में क्या होता है? जब गैस में हम क्या मिलाते हैं? द्रव मिलाते हैं तो एरोसॉल बनता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण कोहरा, कुहासा, बादल। कोहरा, कुहासा और बादल किसके उदाहरण है? एरोसॉल के। कब होता है ऐसा? जब गैस में द्रव मिलता है। एक उदाहरण और भी है इसका, जब गैस में ठोस मिलता है। जब गैस में ठोस मिलाते हैं तो उसका उदाहरण कौन सा है? धुआं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गैस में जब ठोस मिलेगा तो धुआं कहलाएगा और इसको क्या कहा जाता है? एरोसॉल के दो उदाहरण, गैस में ठोस मिलेगा तो धुआं बनेगा, गैस में द्रव मिलेगा तो कोहरा, कुहासा और बादल बनेगा। और जो जेल है, कौन? जेल, ये कैसे बनता है? ये जो है ठोस होता है और द्रव होता है। जब हम द्रव में ठोस मिलाते हैं तब वो जेल बनता है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एक पूछा जाता है फॉर्म का उदाहरण कौन है? शेविंग क्रीम। इसमें क्या होता है? द्रव और गैस जो है जब मिलते हैं तो ये बनता है क्या? फॉर्म। एक और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़ कैसे बनता है? सॉल्ट। जब हम द्रव में ठोस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो इतना आप लोग याद रखिए। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। 147 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? असमांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। वैसे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे। वैसे उत्प्रेरक की बात करते हैं। उत्प्रेरक जो है किसी प्रक्रिया किसी रिएक्शन को जो है
बदलने का काम करता है। उत्प्रेरक कैटालिस्ट जो होता है वो अभिक्रिया को धीमा और तेज दोनों कर सकता है ना? तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिक का उदाहरण है? ये देखिए थोड़ा सा टफ सवाल रहा है ना? निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण है? तो 148 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 148 नंबर सवाल का राइट आंसर है 148 है। हाँ, 148 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो होगा ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? शोषण का एक उदाहरण है। ये ऑप्शन ऐसा देता है, थोड़ा सा हिंदी क्लिष्ट है। शोषण की बात कर रहा है 149 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन। सॉर्प्शन, शोषण की बात, सोखते की बात कर रहे हैं। सिलिका जेल के ऊपर पानी, पानी सोख, स्याही में डूबा कॉटन। बचपन बीता होगा तो जब आप सीसी लेके जाते थे उसमें एक कॉटन डाल देते थे, तो उसी को जब इसमें लकड़ी वाला पेन डालते थे तो वो इसमें स्याही सोखी रहती थी और यहाँ आराम से केशिकत्व के कारण पेन में आ जाती थी और उससे हम लोग आराम से लिखते थे। तो वही बात कर रहा है, सोखते की बात कर रहा है। तो कहाँ होता है? यहाँ भी होता है। स्याही में डूबी कॉटन और पानी सूख, सोखते की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, एक से अधिक होगा। अंतिम सवाल है भैया, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अच्छा, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। आजकल किसी को कुछ हो जाता है तो भैया ये खा लो वो खा लो, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ मत खाओ, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है भैया। तो कह रहा है डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। क्या नहीं दिया जा सकता? निसंक्रामक, रोगाणुरोधक, मलेरिया विरोधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो एंटीसेप्टिक, बी इज द राइट आंसर। रोगाणु रोधक जो दवाइयां होती हैं उनको सीधा आप नहीं दे सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये रहा भैया साइंस का सवाल। हम लोगों ने 80 सवाल देखे हैं और हम उम्मीद करते हैं पेपर चाहे जब भी हो आप लोगों की तैयारी अच्छी रही होगी। और अभी समय मिला है, आगे और अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपसे आज पूछ लिया जाए, आप लोग कुछ लोगों को लगता है कि पेपर नहीं हो रहा है, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपसे अगर आज आप ईमानदारी से पूछिए कि आज आपका पेपर हो जाए तो क्या आज आपकी तैयारी है अच्छी, क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे? समय मिला है, उसको जितनी बार हो सके रिवाइज करिए। यकीन मानिए, आप किसी भी नोट्स को, किसी भी बुक को एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर कुछ नया मिलेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे फिर कुछ नया मिलेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उस किताब को कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए चीज़ों को, कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़िए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, चुंबकत्व हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। इस सब टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भैया चैनल को सपोर्ट करिए। मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। अगली बार हम देखेंगे टीआरई 2.0 के 6 से 8 और 9, 10, 11, 12 के जो सवाल हैं साइंस के, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सपोर्ट करिएगा आप लोग और अच्छे से खूब मस्ती से पढ़ाई करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।